नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एमपी जीके की नई क्लासेस शुरू कर रहे हैं जो आपके लिए एमपी पीएससी, एमपी एसआई, पुलिस, जेल, प्रेरी, पटवारी या व्यापम लेवल की जितनी भी एग्जाम एमपी में होती है उन सारी एग्जाम हेतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। और दोस्तों, इन पूरी क्लासों में हम यहाँ पर पूरे एमपी जीके को कवर करने वाले जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पूरी रूपरेखा क्या रहेगी। इन पूरे सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले, कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर हमें पढ़ने हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर सामान्य परिचय। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हम यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो राज्य की चिन्ह है, जिन्हें जैसे कि आपके राज्य की पशु, पक्षी, वृक्ष, इन सारी चीजों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, यहाँ पर सामान्य जानकारी हम इस सेशन के अंतर्गत जानेंगे। उसके बाद अगला सेक्शन आपका आता है मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश के गठन के अंतर्गत हम यहाँ पर ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही थी, जब मध्य प्रदेश में यानी कि जब भारत में अंग्रेज थे उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। उसके बाद में जब भारत से अंग्रेज चले गए या भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग देखेंगे। मध्य प्रदेश का विभाजन यानी मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था उसके बाद मध्य प्रदेश की क्या नई स्थिति बनकर आई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले, कितने संभाग है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से लगने वाले जिले, ये सारी चीजें हम मध्य प्रदेश के गठन वाले सेक्शन में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगला सेक्शन आपका रहेगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य। तो भौगोलिक परिदृश्य में हम जानेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, यानी कि भूगोल के आधार पर मध्य प्रदेश को कौन कौन से भागों में बांटा गया और उस क्षेत्र की क्या क्या विशेषता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की नदियां हम पढ़ेंगे, परियोजना पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में ऊर्जा के संसाधन पढ़ेंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश में जलवायु पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की मिट्टियां पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश में वन और उद्यान पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में खनिज और मध्य प्रदेश में कृषि। ये सारे जो चैप्टर रहेंगे ये रहेंगे आपके मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य के सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन आपका रहेगा मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति में हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के लोकगीत, लोक नृत्य और लोकनाट्य। उसके बाद मध्य प्रदेश में त्योहार, मेले और समारोह। उसके बाद मध्य प्रदेश में चित्रकला, रंगकर्म, पर्यटन, किले, दुर्ग, समाधि, मकबरे, गुफाएं। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजाति और मध्य प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो ये सारी जो चीजें हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कला और साहित्य संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन आएगा आपका मध्य प्रदेश में खेलकूद। तो मध्य प्रदेश में कितने खेल प्राधिकरण है, कौन कौन सी खेल एकेडमी कहाँ पर बनाई गई है, कौन कौन से महत्वपूर्ण खिलाड़ी मध्य प्रदेश से है। उसके बाद कौन कौन से खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं। ये सारी चीजें हम खेलकूद के सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा संबंधी जितनी भी योजना चल रही है वो सारी हम कवर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रमुख विश्वविद्यालय देखेंगे और स्वास्थ्य योजना हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, इन सारे सेक्शन के अंतर्गत जो जो आपका करंट अफेयर का डाटा है वो भी हम यहाँ पर कवर करते जाएंगे ताकि आपका कवर जो करंट अफेयर है वो भी कवर हो जाएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ से प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन आपका आता है मध्य प्रदेश में संचार और परिवहन। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रमुख पत्र पत्रिकाएं देखेंगे। उसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र यहाँ पर देखेंगे। मध्य प्रदेश में परिवहन के साधन देखेंगे, राजमार्ग देखेंगे, रेलवे देखेंगे, हवाई जहाज और हवाई अड्डे। ये पूरा जो सेक्शन रहेगा इसमें हम संचार और परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला सेक्शन आएगा आपका मध्य प्रदेश में जनगणना और आर्थिक। उसके बाद में जनगणना पढ़ेंगे अपन, यहाँ पर महत्वपूर्ण सरकारी योजना पढ़ेंगे और आर्थिक रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा यहाँ पर करंट डाटा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपका उसके बाद में पूरे इसमें यहाँ पर जो भी इंपोर्टेंट आपके फैक्ट रहेंगे और जो भी मध्य प्रदेश का विविध वाला पोर्शन रहेगा वो सारा भी हम साथ में यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा सेशन रहेगा, बहुत ही जबरदस्त क्लासेस रहने वाली है। पूरा सेशन अगर पूरी जितनी भी क्लास इस सीरीज से आएगी वो अगर आप पूरी अटेंड कर लोगे तो आपका पूरा एमपी जीके हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आपके सारे जितने भी एमपी में एग्जाम होते हैं उन सारे एमपी के एग्जाम में तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहला जो सेक्शन अपन ने देखा था वो देखा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आज की क्लास में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, और आज की क्लास आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, पहला जो आपका सेक्शन अपन ने देखा था वो रहेगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय।
तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का गठन है वो कब हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर मध्य प्रदेश का गठन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश के अन्य नाम की, तो मध्य प्रदेश के अन्य नाम जैसे कि सोया प्रदेश। तो सोया प्रदेश इसलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद में टाइगर प्रदेश। तो टाइगर प्रदेश मध्य प्रदेश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो टाइगर की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हृदय प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है ये पूरे भारत के बिल्कुल मध्य में या मिडिल में आता है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आता है नदियों का मायका। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती है, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है हीरा प्रदेश। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, वो पन्ना में होता है, इसलिए इसे हीरा प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद आता है तेंदुपत्ता राज्य। तो तेंदुपत्ता राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेंदुपत्ते का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तेंदुपत्ता क्या होता है, तो आपने बीड़ी देखी होगी, बीड़ी के आसपास जो पत्ता लपेट कर रखते हैं उसे तेंदुपत्ता, वो तेंदुपत्ता ही होता है। तो उसका उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे तेंदुपत्ता राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वनों का राज्य, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वनों का क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा, इसलिए वनों का राज्य। और उद्यानों का राज्य, तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या भी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे यहाँ पर उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर मध्य प्रदेश के अन्य नाम है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य और उद्यानों का राज्य। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आपको याद रखना है, ये पूरे नाम मध्य प्रदेश के अन्य नाम में आते हैं। अब बात आती है वर्तमान स्वरूप की। तो वर्तमान स्वरूप आपका मध्य प्रदेश का कब आया, तो 1 नवंबर 2000 को यहाँ पर मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निकलकर आपके सामने आया। अब ये कैसे आया, जब 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो उसी के बाद में आपका मध्य प्रदेश का नया स्वरूप निकल कर आया, जिसे हमने बोला मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप। तो याद रखना मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को आपके सामने निकल कर आता है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है। ठीक है, आई होप कि ये पूरी कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी, ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह की। तो ये आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह है। ठीक है, अब इस राज्य की चिन्ह की विशेषता से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चिन्ह में सबसे बाहर की ओर कितने स्तूप आकृतियां है। तो याद रखना चिन्ह में जो बाहर की ओर है ये 24 स्तूप आकृति आपको दिखाई दे रही है। ये जो आपको नुकीली बिल्कुल ये जो संरचना दिखाई दे रही है इनको बोला जाता है स्तूप। और इनकी संख्या अगर पूछे तो कितनी है इनकी संख्या, 24 यानी 24 इनकी यहाँ पर संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा कि सबसे बाहर की ओर 24 स्तूप आकृतियां है। अब इसके जैसे अंदर चले तो इसमें एक वृत्त दिखाई देगा जो कि तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है। ठीक है, तो याद रखना जैसे अपन इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है, तो ये मध्य प्रदेश की तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है। तो आपसे अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश में राज्य की जो चिन्ह है उसमें जो वृत्त है वो क्या दर्शाता है, तो याद रखना मध्य प्रदेश की तरक्की और विकास की असीम संभावना को ये दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इस व्रत के ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा है और नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखा है। आप सभी देख सकते हो कि ऊपर की ओर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पर सत्यमेव जयते दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो याद रखना क्या क्या विशेषता है। ठीक है, उसके बाद व्रत के दोनों साइड में गेहूं और धान की बालियों को प्रदर्शित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में राज्य की चिन्ह में कौन सी खाद्यान्न कि यहाँ पर फसल को प्रदर्शित किया गया है, तो याद रखना गेहूं और धान की बालियां यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना दोनों साइड में आप गेहूं और धान की बालियां यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते तो केंद्र के वृत्त में अशोक स्तंभ और सिंह आकृति दर्शाई गई है और साथ में एक बरगद का पेड़ भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले तो इन सारी चीजों को हम क्लियर करते हैं। सबसे केंद्र में आप देखोगे तो यहाँ पर एक सिंह आकृति आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, सिंह आकृति के बाद एक बरगद का पेड़ भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो व्रत के केंद्र में एक तो सिंह आकृति और एक बरगद का पेड़ आपको दिखाई देगा। तो ये टोटल जो आपको यहाँ पर विशेषता दिखाई दे रही है ये मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता आपको याद रखनी है। राज्य की चिन्ह में सबसे बाहर की ओर 24 स्तूप आकृतियां है, उसके बाद एक व्रत आता है जो कि तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है। ऊपर की ओर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन, नीचे की ओर क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। ठीक है, और कौन सी खाद्यान्न को दर्शाया, तो गेहूं और धान की बालियां यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। ठीक है, और इसके केंद्र में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति को यहाँ
सॉरी अशोक स्तंभ की सिंहाकृति और यहाँ पर बरगद का पेड़ दर्शाया गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य की चिन्ह में कौन सा पेड़ दर्शाया गया है, बरगद का पेड़। बीच में कौन सी आकृति है, सिंह आकृति। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन। नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। कौन सी फसल है, तो गेहूं और धान की बाली है। तो इस प्रकार से राज्य की चिन्ह से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप कि ये कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है राज्य की पशु की। तो याद रखना मध्य प्रदेश का जो राज्य की पशु है ये कौन सा है, बारहसिंगा। क्या नाम है, बारहसिंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मध्य प्रदेश का राज्य की पशु बारहसिंगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है, रूसवर्थ डुआउसेली। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य की पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रूसवर्थ डुआउसेली। ठीक है, अगर इसकी प्रजाति पूछे तो याद रखना ये कौन सी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का। ठीक है, तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, उसकी जो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रूसवर्थ डुआउसेली। ठीक है, और ये कहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पाया जाता है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इंपोर्टेंट याद रख लेना। ठीक है, और इसको कब घोषित किया गया, तो 1 नवंबर 1981 को इसको यहाँ पर घोषित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना, ये आपका बारहसिंगा, इसके 12 सिंग होते हैं इसलिए इसे बारहसिंगा कहा जाता है। उसके बाद पहला तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि राज्य की पशु कौन सा है, बारहसिंगा। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम रूसवर्थ डुआउसेली। उसके बाद इसकी प्रजाति कौन सी है, ब्रेडरी प्रजाति। कहां पर पाया जाता है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कब घोषित किया गया, 1 नवंबर 1981 को इसे घोषित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है राज्य की वृक्ष की। तो राज्य की वृक्ष कौन सा है, आपका बरगद, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो राज्य की वृक्ष है आपका बरगद, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगलिसिस। क्या है, फाइकस बेंगलिसिस आपके वट वृक्ष का नाम है। ठीक है, उसके बाद इसे कब घोषित किया गया है, तो 1 नवंबर 1981 को इसे घोषित किया है। और ये बरगद का पेड़ आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो राज्य की वृक्ष बरगद, इसे वट वृक्ष भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या है, फाइकस बेंगलिसिस, फाइकस बेंगलिसिस। और इसे भी 1 नवंबर 1981 को यहाँ पर घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका राज्य की पक्षी। तो राज्य की पक्षी कौन सा है, आपका शाह बुलबुल। याद रखना है, ऐसे दूधराज भी बोला जाता है, दूधराज। ठीक है, दूधराज। तो दूधराज, ये शाह बुलबुल आपका कौन सा है, राज्य की पक्षी। अगर इसे कब घोषित किया गया, तो 1 नवंबर 1981 को इसे घोषित किया गया था। ठीक है, वहीं अगर इसके अन्य नाम पूछे तो दूधराज, सुल्तान बुलबुल, हुसैनी बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये इसके कुछ अन्य नाम है। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो टर्फिस फोन पैराडाइज इसका इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य की पक्षी कौन सा है, दूधराज। इसे शाह बुलबुल, हुसैनी बुलबुल, सुल्तान बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोला जाता है। इसे कब घोषित किया गया, तो याद रखना इसे भी 1 नवंबर 1981 को यहाँ पर घोषित किया गया था। और सबसे इंपोर्टेंट इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दूधराज का वैज्ञानिक नाम है टर्फिस फोन पैराडाइज, टर्फिस फोन पैराडाइज। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपोर्टेंट यहाँ पर बात नोट करने वाली है कि अपन ने अभी देखा था कि आपके मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से जब अपन चलेंगे 25 साल आगे, कब 25 साल आगे। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का कब 25वां जन्मदिन आएगा, मतलब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ कब आएगी, तो 1 नवंबर 1981 को यहाँ पर मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ आएगी। कब, 1 नवंबर 1956 से 25 साल आगे चलेंगे तो मध्य प्रदेश का 25वां जन्मदिन आएगा, यानी मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ आएगी। तो उसी 25वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर आपका पशु, याद रखना पशु पक्षी और वृक्ष, इन तीनों को घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी वर्षगांठ पर पशु पक्षी और वृक्ष घोषित किए गए थे, तो 25वीं वर्षगांठ पर। कब, 1 नवंबर 1981 को यहाँ पर ये घोषित किए गए थे। ठीक है, आई होप कि ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देख लो पैराडाइज, यहाँ पर ये ऐसा दिखाई देता है आपका शाह बुलबुल या सुल्तान बुलबुल, इसे दूधराज भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसका इमेज भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आगे सफेद राजकीय पुष्प। ठीक है, तो राजकीय पुष्प याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट सफेद लिली। ठीक है, अगर इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो क्या है, लिलियम कैंडिमम। ठीक है, तो सफेद लिली राजकीय पुष्प है, इसका नाम याद करने में आपको वैज्ञानिक नाम प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि नाम है इसका लिलियम कैंडिमम। ठीक है, तो लिलियम कैंडिमम इसका वैज्ञानिक नाम है, तो आप सफेद लिली से लिलियम कैंडिमम याद रख सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है सफेद लिली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद आता है आपका राज्य की फल। तो राज्य की फल आपका आम हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये भारत की अनेक एग्जाम में पूछा गया है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि आम का जो
वैज्ञानिक नाम है ये मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। और मध्य प्रदेश का राज्य की फल कौन सा है? आम। और आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आम आ गए। ठीक है, अब बात आती है राज की फसल। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो राज की फसल कौन सी रहेगी? आपकी सोयाबीन रहेगी। ठीक है, और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट वैज्ञानिक नाम याद रखना, ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ग्लाइसिन मैक्स आपका सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है और राज की फसल सोयाबीन है। ठीक है, तो ये आपका आई होप की क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपकी सोयाबीन। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? सफेद लिली तो आपका राज्य की पुष्प है जिसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिमम है। राज की फल आम है, इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। राज की फसल सोयाबीन है और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक है, आई होप कि ये कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है राजकीय नृत्य की। तो राजकीय नृत्य अगर हम देखें तो कौन सा है? राई। ठीक है, तो याद रखना राज्य की नृत्य कौन सा है? राई। और ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो याद रखना बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है इसमें यहाँ पर राई डांस प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से महिलाएं राई डांस करती है, तो आप देख सकते हो। तो याद रखना मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य राई है। और याद रखना राई कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो महिलाएं ये डांस करती है उन्हें बोला जाता है बेडनी। क्या बोला जाता है? बेडनी। ठीक है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो महिलाएं राई डांस करती है उन्हें क्या बोला जाता है? तो बेडनी बोला जाता है। ये पात्र होता है इसमें एक। तो याद रखना राई डांस आपका मध्य प्रदेश का राज्य की डांस है या राज्य की नृत्य है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जो महिला इसे करती है उसे बेडनी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है राज्य की नाट्य या नाटक की। तो वो है आपका माच। कौन सा है? माच। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य की नाटक माच है और ये मालवा वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो मालवा वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये इस प्रकार से यहाँ पर पुरुष और महिला एकत्रित होकर साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो याद रखना राज्य की नाट्य माच है और मालवा वाले क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आती है राज्य की मछली। तो राज्य की मछली आपकी कौन सी? महाशीर। कौन सी है? महाशीर आपकी राज्य की मछली है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, राज्य की मछली कौन सी है? महाशीर। ठीक है, इसको इंग्लिश में टोटोर भी बोला जाता है और इसे 2011 में घोषित किया गया था। ठीक है, राज्य की मछली महाशीर है, इंग्लिश में इसे टोटोर बोला जाता है और इसे 2011 में घोषित किया गया था। तो ये आप इस स्लाइड से मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से राज्य की नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य की नाट्य से भी क्वेश्चन बनता है। और राज्य की मछली महाशीर को कब घोषित किया गया? तो 2011 में घोषित किया गया था। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका राज्य की खेल। तो राज्य की खेल आपका कौन सा है? मलखम। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, राज्य की खेल कौन सा है? मलखम। मलखम ये आपका इस प्रकार से मलखम का गेम किया जाता है। आपने देखा होगा ये लकड़ी का पोल होता है, इस पे यहाँ पर आपके लड़के करतब दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर अलग अलग पिरामिड बनाते हैं। तो इसे बोला जाता है आपका राज्य की खेल मलखम। ठीक है, अब इसे कब घोषित किया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट याद रखना, 9 अप्रैल 2013 को यहाँ पर राज्य की खेल को घोषित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राज्य की खेल मलखम कब घोषित किया गया? तो 9 अप्रैल 2013 को इसे मध्य प्रदेश का राज्य की खेल बनाया गया था। ठीक है, इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है, उसे बोला जाता है प्रभात जोशी पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि जो राज्य की खेल मलखम में विजेता होता है उसे एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है प्रभात जोशी पुरस्कार। और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखना मलखम के लिए प्रभात जोशी पुरस्कार आपका यहाँ पर दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है राज्य की गान। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपने सुना होगा सुक्का दाता सबका साथी वाला जो आपका मध्य प्रदेश का राज्य की गान है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये यहाँ पर लिखा है सुक्का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं तो ये गान सुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक है महेश श्रीवास्तव जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आपके मध्य प्रदेश का राज्य की गान है इसके लेखक कौन है? तो याद रखना महेश श्रीवास्तव जी इसके लेखक है। ठीक है, उसके बाद इसके गायक कौन है? तो याद रखना शान शांतनु मुखर्जी इसके यहाँ पर गायक है। ठीक है, तो लेखक महेश श्रीवास्तव जी है, गायक शान शांतनु मुखर्जी है। ठीक है, उसके बाद आता है इसके जो आपके महेश श्रीवास्तव जी इनके फेमस बुक है जिसका नाम है प्रमाण पुस्तक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि जो प्रमाण पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो महेश श्रीवास्तव जी है। और महेश श्रीवास्तव जी ने आपका मध्य प्रदेश का गान लिखा है और इसे गाया किसने? तो शान शांतनु मुखर्जी के द्वारा इसे गाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है आपकी राज्य की भाषा की। तो राज्य की भाषा आपकी कौन सी? हिंदी। आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो आपकी हिंदी राज्य की भाषा है, ये आपकी हिंदी। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरी आपको यहाँ पर स्लाइड में सब चीजें समझ में आई। राज्य की खेल अपन ने देख लिया, इसमें राज्य की गान देख लिया और राज्य की भाषा देख ली। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैप आपके सामने आया। अब इस मैप में आपको 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है,
सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे उत्तरी जिला आपको बताना है कि भाई मध्य प्रदेश का तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मुरैना। ठीक है, तो सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछे तो कौन सा है? मुरैना। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। ठीक है, तो याद रखना सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो तो हो गया आपका मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो वो हो गया आपका बुरहानपुर। ठीक है, आई होप कि ये कंप्लीट। अब सबसे आपका पूर्वी जिला पूछे तो पूर्वी जिला आपको बताना है क्या कि भाई पूर्वी जिला तो हमारा सिंगरौली है। क्या है? सिंगरौली है। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो याद रखना सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। उसके बाद सबसे पश्चिमी जिला अगर आपसे पूछे तो ये आपका अलीराजपुर। क्या है? अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। यहाँ पर एक इस प्रकार से मैप बना लो ताकि आपको सबसे चीजें याद रखें कि सबसे उत्तरी जिला तो आपका भाई मुरैना हो गया। ठीक है, मुरैना हो गया। उसके बाद में सबसे दक्षिणी जिला आपका बुरहानपुर हो गया, बुरहानपुर हो गया, बुरहानपुर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे आपका पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये आपका हो गया सिंगरौली, सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर हो गया, अलीराजपुर हो गया। ठीक है, तो ये आपके चारों जिलों को याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, सबसे पूर्वी जिला पूछे तो सिंगरौली और सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो अलीराजपुर। ये इस मैप से आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये आपकी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है यहाँ पर आपके एक और मैप आपके सामने निकल कर आता है। तो इस मैप में आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की अगर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो याद रखना 605 किलोमीटर। कितना? 605 किलोमीटर। ये आप देख सकते हो यहाँ से जो नीचे तक अगर आप चलोगे ऊपर से नीचे तक तो आपको दिखाई दे रहा है 605 किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो पूर्व से अगर पश्चिम की लंबाई पूछे तो याद रखना पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 870 किलोमीटर। कितनी? 870 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों क्लियर हुआ आपका। उत्तर से दक्षिण की 605 किलोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, और पूर्व से पश्चिम की 870 किलोमीटर आपकी यहाँ पर लंबाई बनती है। ठीक है, तो ये आपको इस मैप से याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपकी भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर एक बनाया गोला। अब इस गोले को अपन क्या बोलते हैं? ये आपकी पृथ्वी। ठीक है, ये मैंने बात बनाई आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी पर सबसे बीच में एक लाइन खींची होती है, इस लाइन को अपन बोलते हैं 0 डिग्री, या इसी लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो याद रखना पृथ्वी के सबसे बीच में एक रेखा खींची होती है जिसे 0 डिग्री रेखा, ये भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इस 0 डिग्री के अगर आप ऊपर चलोगे तो यहाँ पर एक क्षेत्र आता है जिसे इसे बोला जाता है, इस क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, चीज को पूरी कहानी को ध्यान से समझना, आपको सारी इंपोर्टेंट चीजें आप यहाँ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा के अगर हम ऊपर चलेंगे तो ऊपर वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ये वाला जो क्षेत्र खाली, ये आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इसके अगर अपन नीचे आएंगे तो नीचे वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है 0 डिग्री के, ये आपका कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद में एक और मैंने यहाँ पर बनाई रेखा, सॉरी एक और मैंने पृथ्वी बनाई, यहाँ पर से भी एक लाइन खींची, इस 0 डिग्री लाइन, इसे बोला जाता है 0 डिग्री या फिर इसे बोला जाता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा ये जो खड़ी वाली लाइन है इसे ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोला जाता है, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर आप इधर चलोगे पूर्वी की साइड तो इसे बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। उसके बाद में अगर आप इधर आओगे तो इधर वाला क्षेत्र आएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध। अब फिर मैंने आपके सामने एक और यहाँ पर पृथ्वी बनाई, और यहाँ पर ये तो 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और अगर आपका एमपी यहाँ है तो आपका ये एमपी यहाँ पर है, एमपी। ठीक है, तो ये आपका एमपी यहाँ पर कहीं आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको याद रखना है अगर इस 0 डिग्री के हिसाब से देखें भूमध्य रेखा के हिसाब से तो उत्तरी गोलार्ध में।
ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और अगर इसके हिसाब से देखें आप 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से, तो कौन सा पूर्वी गोलार्ध में, तो आपको याद रखना है जो मध्य प्रदेश है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना कि जो मध्य प्रदेश की स्थिति है ये कौन से गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, आपका कैसे है, तो याद रखना 0 डिग्री भूमध्य रेखा के हिसाब से आपका उत्तरी गोलार्ध में है, और वहीं अगर आप देखें 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के हिसाब से तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध में, तो आपका ये मध्य प्रदेश यहाँ पर आता है कहीं पर, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका मध्य प्रदेश स्थित है। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर एक चीज देख ली कि जो आपका मध्य प्रदेश है, जो आपका मध्य प्रदेश है ये कौन से गोलार्ध में है, तो आपका एमपी यहाँ पर है, तो एमपी आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये चीज आप नोट कर लेना एक बार कहीं पर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक बार फिर से मैं आपके सामने यहाँ पर एक पृथ्वी बना रहा हूँ, ये आपकी पृथ्वी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर भी इस प्रकार से आपको लाइनें देखने को मिलेगी। अगर आप ग्लोब को ध्यान से देखोगे पृथ्वी के, तो इस लाइन को भी यहाँ पर आपको ऐसी लाइन दिखाई देगी। तो ये जो लेटी हुई लाइन है इसे बोला जाता है अक्षांश रेखा है। कौन सी, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा। ठीक है, उसके बाद में जो आपको एक और पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके दोनों साइड में इस प्रकार से खड़ी लाइनें दिखेगी आपको। तो ये जो खड़ी लाइनें होती है ना पृथ्वी पर, इन्हें बोला जाता है क्या, देशांतर रेखा है। इन्हें क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा है। ठीक है, तो याद रखना आपको यहाँ से इंपोर्टेंट चीजें याद रखनी है। ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, इसके दोनों साइड में देशांतर रेखा इस प्रकार से खड़ी है, और जो जो लेटी हुई लाइन है उन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखा। ठीक है, तो जो लेटी हुई लाइन है उन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखा है, और जो खड़ी हुई लाइन है उन्हें देशांतर रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको क्लियर करनी है, कौन सी रेखा है कौन सी है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और मध्य प्रदेश की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब ये सारी चीजें मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति समझ में आ जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं। ऊपर क्या लिखा है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी के आपको अगर यहाँ पर 0 डिग्री लाइन है तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर अगर चलोगे तो कहाँ क्या आएगा आपका, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर इस प्रकार से जो लाइनें बोली खींची जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऊपर आपका एमपी यहाँ पर आता है ना, इसलिए यहाँ पर एमपी आता है, तो इसलिए अपन ने क्या बोला, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब क्या हुआ कि 0 डिग्री से आप कहाँ चलोगे, देखो यहाँ पर ये एक बार फिर से मैं मैप बनाता हूँ, ये आपकी 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 काउंट करते पहुंचोगे कहाँ, 21 डिग्री पर। तो 21 डिग्री पर आपके मध्य प्रदेश की सीमा स्टार्ट होगी। ठीक है, और आप कहाँ पहुंच जाओगे, सीधे यहाँ से 26 डिग्री पर। तो 26 डिग्री पर आपके मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाएगी। तो ये मतलब ये भौगोलिक विस्तार इसे बोला जाता है कि आपका 21 डिग्री से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो रही है और आपका 26 डिग्री पर जाकर मध्य प्रदेश की सीमा खत्म होती है। ये किसके सापेक्ष है, तो उत्तरी अक्षांश के सापेक्ष है। ठीक है, वहीं अगर अपन देखें तो दक्षिण पूर्वी देशांतर के हिसाब से क्या आता है, तो इसको एक बार फिर से क्लियर करते हैं। अगर आप सेकंड वाली लाइन पर ध्यान देना। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा था कि ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी के यहाँ पर एक लाइन है जिसे अपन ने देखा था 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा आपका एमपी यहाँ पर आता है, मतलब पूर्वी गोलार्ध में आता है। और देशांतर के हिसाब से अब देखेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री लाइन है। अब यहाँ से 1 2 3 काउंट करके अपन पहुंचेंगे कहाँ, 74 डिग्री पर। तो 74 डिग्री पर आपकी एमपी की यहाँ से सीमा शुरू होती है 74 डिग्री पर। ठीक है, और कहाँ पर समाप्त होती है आपकी, यहाँ पर 82 डिग्री पर जाकर समाप्त होती है। तो इसे बोला जाता है भौगोलिक विस्तार। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, आई होप कि पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भौगोलिक विस्तार क्या होता है, तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी का भौगोलिक विस्तार याद रखना है कि उत्तरी अक्षांश के सापेक्ष क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। वहीं पूर्वी देशांतर पूछे तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 21 से शुरू होकर यहाँ से ये जो लाइन है आपकी कौन सी है, ये लाइन है आपकी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा।
मतलब जो लेटी हुई लाइन है वो अक्षांश रेखा है, तो अक्षांश रेखा में यहाँ पर 21 डिग्री से शुरू होकर ये यहाँ तक की अक्षांश रेखा 26 डिग्री तक खत्म हो रही है अक्षांश रेखा। तो ये आपका अक्षांश के सापेक्ष मध्य प्रदेश की स्थिति 26। वहीं ये अगर आप देखें तो ये दक्षिणी है, तो ये दक्षिण में आपका यहाँ से 74 से देशांतर है, 74 से शुरू होकर ये पहुंच रही है 82 डिग्री तक। तो ये आप इस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार आपको याद रखना है। ये पूरी कहानी मैंने आपको पूरी समझा दी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। कहीं एग्जाम में भौगोलिक विस्तार से क्वेश्चन एग्जाम में बना है, ठीक है। आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहाँ पर क्या है 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा, इसे अपन ने बोला भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के अगर यहाँ पर ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से एक कोण बनाएंगे अपन कितना 23.5 डिग्री का, 23 सही 1/2 डिग्री का अगर यहाँ पर कोण बनाएंगे तो यहाँ एक रेखा आएगी कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यही एक और कोण अपन यहाँ पर 23.5 डिग्री का नीचे बनाएंगे तो यहाँ पर आएगी मकर रेखा, ठीक है। अगर अपन देखें तो आपका एमपी यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपका एमपी आता है, तो मतलब मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा आपका एमपी से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा आपका मध्य प्रदेश से गुजरती है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो आपका एमपी इसी लाइन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये लाइन आपकी कर्क रेखा है और इसी कर्क रेखा पर आपका एमपी आता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन यही हो जाता है कि जो आपके मध्य प्रदेश है उससे कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, तो वो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से जो रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा ये आपकी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो याद रखना 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिले, 14 जिलों से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब उन 14 जिलों के आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। सबसे पहले मैं एक एक जिले का नाम यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, आराम से आप इनको याद रखना है। पहला आएगा आपका रतलाम, रतलाम, ठीक है। रतलाम के बाद अपन पहुंचेंगे कहाँ, उज्जैन, उज्जैन। याद रखना यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इन चीजों पर इतना जोर दे रहा हूँ। उज्जैन के बाद अपन पहुंचेंगे कहाँ, आगर मालवा, आगर मालवा। पूरे 14 जिलों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आगर मालवा के बाद अपन पहुंचेंगे कहाँ, राजगढ़, राजगढ़। राजगढ़ के बाद अपन कहाँ पहुंचेंगे, सीहोर, सीहोर। आप मैप में देखते चले और मैं यहाँ पर आपके सामने नाम लिख रहा हूँ। सीहोर के बाद अपन पहुंचेंगे कहाँ पर, तो सीहोर के बाद अपन पहुंचेंगे भोपाल, भोपाल। भोपाल के बाद अपन कहाँ पहुंचेंगे, तो अपन पहुंचेंगे रायसेन, सॉरी हाँ रायसेन लिख लेते फिर विदिशा लिख लेंगे, रायसेन। रायसेन के बाद अपन पहुंचेंगे विदिशा, 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 ठीक है। और विदिशा के बाद अपन यहाँ पर पहुंचेंगे कौन सा, सागर, सागर। सागर के बाद अपन पहुंचेंगे कहाँ, दमोह, दमोह। दमोह के बाद अपन पहुंचेंगे जबलपुर, जबलपुर। जबलपुर के बाद अपन पहुंचेंगे कटनी, कटनी। कटनी के बाद अपन पहुंचेंगे उमरिया, उमरिया। उमरिया के बाद अपन पहुंचेंगे कहाँ, शहडोल, शहडोल। तो ये आपके टोटल 14 जिले हैं। इन 14 जिलों के मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ से एक बार मैप में देख लो। सबसे पहले अपन पहुंचे कहाँ पर, रतलाम में, ठीक है। अब मैप में पूरा ध्यान रखना, मैप में रतलाम के बाद अपन पहुंचे कहाँ पर, उज्जैन में। उज्जैन के बाद अपन पहुंचे कहाँ, आगर मालवा। आगर मालवा के बाद राजगढ़ पहुंच गए, राजगढ़ से फिर सीहोर पहुंचे, सीहोर से भोपाल, भोपाल से विदिशा, विदिशा के बाद में रायसेन, उसके बाद में सागर, दमोह, उसके बाद में कटनी, कटनी के बाद में आपका यहाँ पर जबलपुर, उमरिया और शहडोल। तो ये 14 जिले हैं। आपको 14 जिलों के नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको 14 जिलों में मतलब एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक जिला दे देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ये 14 जिलों के नाम मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा संभाग है जिसके पूरे जिलों से यहाँ कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखना भोपाल संभाग आपका ऐसा संभाग है जिसके सारे जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखना भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं, कौन कौन थे, तो राजगढ़ आता है, विदिशा आता है, रायसेन आता है, सीहोर आता है, ठीक है। तो ये 5 जिले, इन 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखना भोपाल ऐसा संभाग है जिसके सारे जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सारे जिलों के मैंने नाम आपके सामने लिख दिए और मैप में भी आपको इनकी लोकेशन बता दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आता है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो याद रखना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है ये कितना है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब कहीं पर आपको क्या है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी बुक में क्षेत्रफल आपको दिखाई देगा, लेकिन अलग अलग बुक में यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन जो राइट क्षेत्रफल है वो आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो उस समय आपका यहाँ पर जो अमरकंटक वाला क्षेत्र है, अमरकंटक जो कि अनूपपुर में आता है, तो वहां पर एक घाटी है जिसका नाम है किरार नामक घाटी। तो किरार नामक घाटी का विवाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं ये क्षेत्र हमारा है और छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं ये क्षेत्र हमारा है। तो इसलिए जो किरार घाटी का विवाद है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में बना हुआ है, इसीलिए क्षेत्रफल में अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किरार घाटी का विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। उसके बाद क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। याद रखना क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में आता है। और ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है ये भारत का मात्र 9.38% है। कितना, पूरा जो भारत का मान लो 100% भारत है, तो 100% में से 9.38% आपका सिर्फ एमपी है। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश भारत का 9.38% क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है, तो याद रखना मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये कहां पर है, ये जबलपुर में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय ये कहां पर है, तो याद रखना जबलपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इसकी खंडपीठ है, तो याद रखना इंदौर और ग्वालियर इसकी दो खंडपीठ है। यानी कि अब अपन देखते हैं कि कोई सी भी बड़ी कोचिंग है तो बड़ी कोचिंग की एक तो मेन ऑफिस होता है या हेड ऑफिस होता है, उसके बाद में फिर अलग अलग ब्रांच होती है। तो उसी प्रकार से आपका जो जबलपुर है, जबलपुर में आपका मेन हाई कोर्ट है, लेकिन इसकी दो ब्रांच और बना दी, एक तो इंदौर में और एक ग्वालियर में। क्योंकि ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर सुविधा हो पाए। क्योंकि अगर आप मान लो बिल्कुल बुरहानपुर वाला व्यक्ति है, अब बुरहानपुर वाला व्यक्ति अगर वहां जाएगा जबलपुर में तो कितना टाइम उसे लगेगा, तो इसलिए वो बुरहानपुर से सीधा कहा जा सकता है, इंदौर जा सकता है। तो इसलिए सुविधा की दृष्टि के अनुसार यहाँ पर दो खंडपीठ और बना दी, इंदौर और ग्वालियर। उसके बाद में एक और खंडपीठ आपकी प्रस्तावित है, भोपाल। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की एक और जो आपकी प्रस्तावित खंडपीठ है वो भोपाल में आपकी बनने वाली है। तो भोपाल में आपका प्रस्तावित काम चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो जबलपुर का हाईकोर्ट है ये किसने बनाया, तो याद रखना इसके जो वास्तुकार है ये हेनरी इरविन है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि जबलपुर के हाईकोर्ट के जो आपके वास्तुकार है वो कौन है, तो हेनरी इरविन इसके यहाँ पर वास्तुकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आई होप कि आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी कहानी। इस स्लाइड में अपन ने देखा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। बुक में अलग मिलता है क्योंकि किरार घाटी का विवाद है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.38। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। उसके बाद खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है और भोपाल में एक और खंडपीठ प्रस्तावित है। उसके बाद में जबलपुर का जो हाईकोर्ट है इसके वास्तुकार कौन है, तो ये हेनरी इरविन है। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। ठीक है, तो वर्तमान में आपके यहाँ पर कितने संभाग है, तो 10 संभाग आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहीं जिले पूछे तो कितने हैं जिले, याद रखना टोटल 52 जिले है। ठीक है, टोटल 52 जिले आपके वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और 52वां जिला पूछे तो 52वां जिला कौन सा आपका, निवाड़ी जिला 52वां जिला बनाया गया है, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ। ठीक है, तो 52वां जिला भी याद रखना निवाड़ी जिला है। आगे याद करवाई दूंगा सारी चीजें मैं गठन वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर भी याद रख लो। उसके बाद तहसील पूछे तो 424 टोटल तहसील है वर्तमान में। ठीक है, ये तहसील का भी डाटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 424 तहसील है। ठीक है, विकास खंड कितने हैं, तो याद रखना विकास खंड 313 है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर विकास खंड कितने हैं, तो 313 विकास खंड है। ठीक है, उसके बाद आदिवासी विकास खंड पूछे तो कितने, 89 यानी 89 आदिवासी विकास खंड है। ठीक है, उसके बाद नगर निगम पूछे तो याद रखना वर्तमान में नगर निगम की संख्या तो 16 है। कितनी है, वर्तमान में नगर निगम की 16 संख्या है, लेकिन ये दो इसलिए लिखा क्योंकि दो नगर निगम और प्रस्तावित है। एक तो भिंड और दतिया, दोनों को यहाँ पर नगर निगम बनाने की मंजूरी 2018 में मिल गई, लेकिन अभी ये बने नहीं, इसलिए प्रस्तावित चल रहे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 2 लिख दिए। लेकिन पूछे कि नगर निगम है कितने वर्तमान में, तो 16 ही आपको बताना है। ठीक है, 16 ही बताना है आपको, लेकिन यहाँ पर 2 प्रस्तावित भी मैंने लिख दिए। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई भिंड और दतिया भी 2 नगर निगम बनने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नगर पालिका कितनी है तो याद रखना 98, 98 यहाँ पर नगर पालिका है। ठीक है, नगर पंचायत कितनी है तो 272 यहाँ पर नगर पंचायत है। जिला पंचायत कितनी है तो 52, जितने जिले उतनी जिला पंचायत यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद जनपद पंचायत कितनी है तो 313। देखो जितने आपके विकास खंड है उतनी आपकी जनपद पंचायत है। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रख लेना, यहाँ से कहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपकी नगर पंचायत कितनी है 272, जिला पंचायत 52, नगर पालिका 98, जनपद पंचायत आपकी 313। ठीक है, विकास खंड भी 313 और जनपद पंचायत भी 313। आदिवासी विकास खंड की संख्या याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट 89 है। उसके बाद नगर निगम 16 है, तहसील 424, जिले 52 और संभाग 10। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा आपको यहाँ से इस स्लाइड से याद रखना है। दोस्तों ये आपका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब क्या होता है कि पूरे एमपी का जो निचोड़ है ऊपर ऊपर का वो होता है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत जितनी चीजें आएगी उन सारी चीजों को हम अंदर एक बार फिर से डिटेल के साथ पढ़ने वाले। जैसे कि जिले आए तो कौन सा जिला कब बना, कौन से जिले का गठन कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम गठन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। विकास खंड, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सारी चीजें हम मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक परिदृश्य उसमें पढ़ने वाले। तो सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले, लेकिन ये ऊपर ऊपर की चीजें आपको याद रखनी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका यहाँ पर पुलिस। तो पुलिस में अगर हम देखें कि आईजी जोन कितना है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा अपन कि मध्य प्रदेश में जो आईजी जोन है इनकी संख्या कितनी है तो याद रखना 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद डीआईजी जोन की अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश में डीआईजी जोन की संख्या कितनी है या डीआईजी रेंज कितनी है तो याद रखना 15। ठीक है, आईजी 11 और डीआईजी 15। ठीक है, आईजी 11, डीआईजी 15। अब आईजी में 2 आ रहा है इसलिए क्या है कम है तो 11 है, आईजी में 2 आ रहा है तो 11 है 2 शब्द, और डीआईजी में 3 शब्द आ रहा है तो यहाँ पर 15 हो गई, मतलब ज्यादा हो गई। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल रूम कितने हैं तो 53 यहाँ पर कंट्रोल रूम है। ठीक है, उसके बाद पुलिस थाने तो 1101 यहाँ पर पुलिस थाने, कितने 1101 मध्य प्रदेश में पुलिस थाने। उसके बाद पुलिस चौकियां कितनी है तो 579 यहाँ पर पुलिस चौकियां, कितनी 579 यहाँ पर पुलिस चौकियां है। तो ये आपको सीधा सिंपल यहाँ पर याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट तो आईजी जोन 11 याद रखना और डीआईजी जोन 15 यहाँ पर याद रखना। आगे पुलिस प्रशासन में पूरी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है विधानसभा सीटें। तो विधानसभा सीटें मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब विधानसभा क्या होती है तो जहां पर आपके विधायक बैठते हैं, जहां पर आपके विधायक बैठते हैं वो वाला जो स्थान है वो बोला जाता है विधानसभा। ठीक है, अगर हम बात करें अविभाजित, अविभाजित मध्य प्रदेश का मतलब जहां भी अविभाजित आ जाए, मतलब ये मान लेना कि उस समय अविभाजित का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ भी शामिल होता है उसे बोला जाता है अविभाजित मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो उसे बोला जाता है विभाजित मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हुआ। अविभाजित मध्य प्रदेश क्या होता है जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था उस समय यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें थी वो कितनी थी तो याद रखना 320 है। ठीक है, 320 थी, और वर्तमान में अगर पूछे तो 230 + 1, ये 1 भी अभी हटा दिया, ये एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान था इसे भी अब हटा दिया गया 2020 में शायद। तो ये भी आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ 230 यहाँ पर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 230 विधानसभा सीटें, और अविभाजित में कितनी थी तो 320 थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी कुछ आरक्षण है, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी है यानी एससी के लिए कितनी है 35 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है यानी एसटी के लिए 47 सीटें आए, और टोटल आरक्षित सीटें पूछे तो 82 आरक्षित सीटें। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी है तो 230 है। अगर आपसे पूछे कि 230 में से एससी के लिए कितनी है तो 35 सीटें एससी के लिए। उसके बाद एसटी के लिए पूछे तो कितनी है 47 सीटें एसटी के लिए। अगर टोटल सीटों में पूछे कि टोटल कितनी सीटों पर आरक्षित है तो याद रखना 82 सीटों पर यहाँ पर आरक्षण है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है विधानसभा सीटें थे। और ये अविभाजित मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी आपको याद रखना है 320, ये भी नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका लोकसभा सीटें। अब लोकसभा में क्या होता है तो जहां पर आपके सांसद बैठते हैं ना, जो सांसद आप चुनते हैं उस सांसद में जो आप बैठते हैं, जो जहां पर सांसद बैठते हैं वो होती है आपकी लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में अगर अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें देखें तो कितनी थी 40। ठीक है, कितनी थी 40 सीटें आपकी। जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी था उस समय 40 सीटें आपकी लोकसभा सीटें थी। ठीक है, वर्तमान में पूछे तो आपकी कितनी है तो 29 सीटें, मतलब कितनी 11 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई। ठीक है,
तो याद रखना वर्तमान में अगर लोकसभा सीटें पूछे तो कितनी है, 29 है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कि इसमें भी आरक्षण हो गई है, तो इसमें अगर आपसे पूछे कि आरक्षण कितना है, तो याद रखना एससी के लिए 4 सीटों पर आरक्षित है, मतलब अनुसूचित जाति के लिए कितनी, तो अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित है। टोटल कितनी सीटों पर आरक्षण है, तो याद रखना टोटल 6 4 10 सीटों पर आरक्षण है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा कि लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है, 29 है। अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 थी, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी अलग था, लेकिन वर्तमान में 29 है। इन 29 में से अनुसूचित जाति यानी एससी का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति, तो एससी के लिए 4 सीटों पर आरक्षण है। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटों पर आरक्षण है और टोटल 10 सीटों पर यहाँ पर आरक्षण है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको लोकसभा सीटें भी याद हो गई होगी। सारी चीजें आगे पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पर बेसिक आंकड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर राज्यसभा सीटें। ठीक है, तो राज्यसभा सीटें आपको याद रखनी है कि जब मध्य प्रदेश से आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 राज्यसभा सीटें थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, मात्र 11 राज्यसभा सीटें। ठीक है, तो याद रखना वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है, लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय अगर संख्या पूछे तो उस समय यहाँ पर संख्या थी 16। ठीक है, तो ये 16 संख्या थी, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपकी। तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, जिसमें अपन ने यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय कवर करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को पूरा कवर कर लिया। अब अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। पूरी कहानी आपके अंग्रेज जब भारत आए थे उससे लेकर जो वर्तमान 2022 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।